बिल्कुल। ऐसे में परिहार सर, अभी जो ये एयर स्ट्राइक की गई है, क्या इसे हम ये माने कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है? अभी कुछ देर पहले फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवणे उन्होंने भी ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले ही, पिक्चर अभी बाकी है। पहले आपको, सारे देश को और प्रधानमंत्री मोदी जी, आर्म फोर्सेस सबको हार्दिक बधाइयां इस सफलता के लिए। और पिक्चर अभी बाकी है। मेरे रिस्पेक्टेड एंड लर्नेड पैनलिस्ट ने जितना भी बताया बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो भी जाएगा, नहीं करता है तो वहां के शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों ही उड़ जाएंगे। आप देखिए, इसमें दो चीजें बहुत ध्यान में देने वाली हैं। यूएन क्या हो गया, यूएन ने कल पाकिस्तान को काफी इस पे उन्होंने झाड़ा। उसके पहले भारत के सपोर्ट में ट्रंप आ गई कि इंडिया का राइट है कि टेररिस्ट आपने यहाँ से जो एक्शन हुई है उसके खिलाफ इंडिया डिफेंड करने के लिए कर सकता है, पर साथ में उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब हम सब बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल तो पूरे देश में 244 डिस्ट्रिक्ट का था। सबसे इम्पोर्टेंट में, चलिए ठीक है सर, बने रहिएगा। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सीधा रुक कर रहे हैं। It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. चलिए, तो मीडिया से गुजारिश की गई है कोई सवाल नहीं लिए जाएंगे और कुछ देर में जो है सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। जैसे शुरू करेंगे वैसे हम वापस पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तमाम जो है स्टीम जो है पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिहार सर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जिस तरह से हम कह रहे हैं या फिर जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं, पूरा देश एक सुर में स्वागत कर रहा है भारत के इस कदम का। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बेशक। और आप देखिए, इसमें आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखिए तो उसमें आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे पुलवामा के बाद में करीब 2 हफ्ते बाद में हुआ था, और यहाँ आप देखिए कि इसमें भी उतना ही टाइम लगा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमारी प्रिपेयर्डनेस, ये प्रिपेयर्डनेस एक दिन की नहीं होती है। ये मैं कल भी आप चैनल पे बोला था कि ये जो है पिछले 5 साल की प्रिपरेशन चल रही होगी, माइंड सेट बनता है। और जिस तरह से रॉ ने इसमें और दूसरी हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एयर स्ट्राइक प्रिसीजन में जरूरी होता है कि आपके पास में एग्जैक्ट इनपुट होना चाहिए सरप्राइज के साथ में, और वो इनपुट एक दिन में नहीं होता है। उन्होंने करके पूरा होमवर्क किया हुआ था, तभी उसमें जाके फिर आप मान के चलिए कि हमारे सैटेलाइट भी कितने स्ट्रांग है कि उसको मॉनिटर कर सके। ओवर एंड अबव आप मॉक ड्रिल के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण इंडिकेशन था वो था कल की अनाउंस हुआ था कि जो है पूरी वेस्टर्न बॉर्डर पे, साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है हमारी एयर एक्सरसाइज होगी राजस्थान एंड गुजरात में। तो एक तरह से ये बिल्कुल वो सारे ऑपरेशनल मूवमेंट्स में जब पहुंचते हैं तो ये इसलिए नहीं कि वो सारे हमला करने वाले, एक तरह से आपने अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो उनको जो है इसमें जो है डेफिनेटली उसमें ये उनको काउंटर स्ट्राइक करने के लिए जरूरी हो जाता है। इसके पहले हमारा जो है अरब सागर में नेवल उसका जाना, वो भी एक इंडिकेशन था कि भाई अगर यहाँ से कोई एक्शन होती है JNK में, और ये अगर चाइना उस तरफ से अरब सागर से जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट देना चाहे तो उसको भी हमने ब्लॉक किया हुआ था। तो ये सब स्ट्रेटेजी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है। और राफेल का यूज कई जगह पहले हुआ था भारत में, ये स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में पहली बार हुआ है। हम मिराज कारगिल में यूज हुए थे, अब राफेल में आ गए, और राफेल के साथ में ये जो मिसाइल इसमें यूज हुई है, स्कैल्प मिसाइल, दुनिया की बेहतरीन मिसाइल है। इस तरह के जो है एयर से जो उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, बंकर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, उसको अपने प्रिसाइज अटैक से ये जो है उसको खत्म कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारत ने एक जो दीवार थी अपने दिल में, मेरे दिल में, आपके दिल में, सरकार के दिल में, कि हम अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, दुनिया हमारे पीछे पड़ेगी, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फोड़ सकता, वो आज टूट गई। एयर स्ट्राइक जो उड़ी का उधर से हुआ था, वो बालाकोट वाला, वो जो था वो POK में हुआ, जो कि हमारा कश्मीर है। यहाँ जो है आप देखिए, हमने सिंध में और पंजाब में बहावलपुर और इस सारे इलाकों में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हिट किया है। ये एक भारत का नया स्वरूप है। मैं मान के चलता हूँ कि अब हमारे लिए वी आर बियॉन्ड द बाउंड्री।
और यही जो वजह मैं मानता हूं कि इसके पाकिस्तान 10 बार सोचेगा कि वो इसको रिटेलिएट करे या ना करे। अगर वो करेंगे तो उनका मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा इतना मैसिव। अगर पाकिस्तान ने भारत में रिटेलिएट किया तो वो काउंटर रिस्पॉन्स नहीं हुआ है इंटरनेशनल लॉ में। भारत ने काउंटर रिस्पॉन्स किया है सेल्फ डिफेंस कि पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित और पोषे गए जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किए, उसका हमने बदला लिया है। पर अगर पाकिस्तान कोई एक्शन करता है इट मीन वो वार डिक्लेयर कर रहा है। और ये वही वो बिल्कुल उनको क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना कि पिच पे आपने ऐसी बॉल डाली कि वो मजबूर हो गए कि उसमें जो है वो कैच आउट हो। वो ऐसा ही होगा जैसा बांग्लादेश के टाइम पे हुआ कि उनको मजबूर कर दिया कि वो जो है 6 दिसंबर को जो उन्हें वेस्टर्न बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ी थी। ऐसा अगर उन्होंने हिमाकत करी तो फिर भारत उसको रिटेलिएट ही नहीं करेगा, वो बलूचिस्तान तक इनके हाथ से जाएगा। ये इसमें मेरा पक्का विश्वास। बिल्कुल। और टीपी त्यागी सर, बहुत जरूरी हो गया था यहां आतंकवाद जो पाकिस्तान जिसे पाला पोषित कर रहा था, भारत को लगातार परेशान कर रहा था। जम्मू कश्मीर में हो रहे लगातार आतंकवादी हमले और पहलगाम हमले में तो सारी सीमा ही लांघ दी गई थी। तो ऐसे में भारत को भी तो सीमा लांघनी पड़ी ना, उसका जवाब उसी की तरीके से देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। भारत के लिए तो ये जवाब असलियत में लेट दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान के लिए कि होना तो था बर्बाद, तो हो ही गया तू, नाज कर नाज कि हमने तुझे बर्बाद किया। उनके खुद के लोग कह रहे थे कि साहब हमारी तो मरने के बाद जिंदगी शुरू होती है, हम तो जन्नत जाए, अगर मोदी जी हमें जन्नत पहुंचाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले, क्या वो आतंकी हमला नहीं था जिसमें एक बस में श्रद्धालु जा रहे थे, वो भी तो एक किस्म से टूरिस्ट थे। उसके बाद भी एक आतंकी हमले में हमारे 3 ऑफिसर्स मारे गए थे, एक और आतंकी हमले में 6 मजदूर मारे गए थे। तो हमने तो इतने दिन इंतजार किया, हमने धैर्य रखा, और हमें अब ये धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता को ये समझ में आने लगा है, खासतौर से आज जो होने वाली मॉक ड्रिल है उसके बाद, कि व्यक्तिगत चरित्र में और राष्ट्रीय चरित्र में फर्क होता है। आप धैर्य रखिए, सहनशीलता दिखाइए व्यक्तिगत चरित्र में, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र में सहनशीलता 0 होनी चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में सहनशीलता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता, उसको कोई हक ही नहीं था, लेकिन हम दिखाते रहे। खैर, अब वो बात खत्म हो गई। अब पोजीशन ये है कि अब पाकिस्तान करे तो करे क्या। पाकिस्तान अगर इसे एब्जॉर्ब करता है तो फिर वहां क्या आवाम उनसे ये पूछेगा कि हम आपको इतने दिनों तक जो खिलाते पिलाते रहे, आपने हमारी सुरक्षा में क्या किया। और बोले अब तक तो सिर्फ पीओके को, चलो मान लेते हैं कि पीओके भारत का है, लेकिन पीओके को छोड़ के मेनलैंड में पाकिस्तान में इंडिया ने हमला कर दिया, लिहाजा तुम एक्शन लो। तो अगर नहीं लेता है तो अंदर से पिटा, और अगर रिटेलिएट करता है तो करे कैसे, क्योंकि 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ये प्रॉब्लम आज से 10 साल पहले नहीं थी, और ऐसे ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है बेशक रही हो पुरानी, लेकिन 10 साल पहले इतनी गंभीर नहीं थी। और अफगानिस्तान जिसे वो अपना समझता है, उसके तालिबान का ये कहना कि अभी तो हिंदुस्तान ने किया है, मैं भी तुम्हारा पानी बंद कर सकता हूँ, मेरे पश्तून और तुम्हारे पश्तून एक हैं, लिहाजा दोनों को मिला के खैबर पख्तूनख्वा हमारा है। पर ऐसे ही जो पीएके के लोग हैं वो 10 साल पहले इतने खिलाफ नहीं थे जितने आज खिलाफ हैं। जब वो कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं तो वो कहते हैं हम उनसे मिलेंगे। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की फौज की हालत। अब पाकिस्तान की फौज की लड़ने की क्षमता, और वो क्षमता ये है कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में इन्होंने अपने 155 mm आर्टिलरी के शेल, अपने हॉविट्जर, अपने रॉकेट भेज दिए चोरी छुपे ब्रिटेन के माध्यम से यूक्रेन को, और उम्मीद करते हैं कि रशिया इनकी मदद करे। वो वहां भेज दिए, इनके पास बचा नहीं। जब बचा नहीं तो अब वार वेस्टेज रिजर्व इनका 2 दिन का रह गया। वार वेस्टेज रिजर्व यानी कि जब आप किसी देश के साथ में लड़ाई लड़ते हैं तो उस टाइम ये जरूरी नहीं है कि मैं पहले दिन जीता या हारा, उस टाइम ये जरूरी है कि मैं कितने दिन तक लड़ने की क्षमता रखता हूं, उसे कहते हैं वार
वेस्टेज रिजर्व, इनका वार वेस्टेज रिजर्व 2 दिन का है। इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट जमाने के टाइम की है, डेवलप उन्हें किया नहीं गया है। डिफेंस प्रोडक्शन इनका माइनस में है, तो ये लड़ने की क्षमता इनकी 2-3 दिन से ज्यादा की नहीं है, और जबकि होनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में करीब 20 दिन की। तो इनके पास ना तो लड़ने की क्षमता और वैसे भी ना लड़ने की स्थिति, क्योंकि सारा पाकिस्तान इनके खिलाफ। और मुनीर ने जो ये हमला करवा के पहलगाम में कर दिया, तो अब उनकी आवाम भी खिलाफ हो गई फौज के। वो बोलते हैं कि ये हिंदू है इसलिए मार दो, रे मार दो, ये मुनीर ने करवाया है। तो वहां एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, वो है हम पहलगाम के हमले के पीछे कौन, हमले के पीछे कौन, और नाम आ रहा है मौलाना मुनीर, मौलाना मुनीर। अब अगर मौलाना मुनीर है तो वो मुसीबत में है, और ये दोनों चीजें हमारे लिए कंडूसिव है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को मट्टी में मिला दिया जाएगा। आतंकियों का आका कौन? आतंकियों का आका पहले तो ये हाफिज सईद और मसूद अजहर वगैरह, और इनका आका कौन? इनका आका आईएसआई, और आईएसआई किसके अंडर? पाकिस्तान आर्मी के अंडर। और पाकिस्तान आर्मी का हेड कौन? ये मौलाना मुनीर, जो कहता है कि हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है, हम टू नेशन थ्योरी, हम जो है कॉमन हेरिटेज को नहीं मानते, हम हिंदू और मुस्लिम के अंदर दरार पैदा करके इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। चलिए सर, देखिए